नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजय मेरू क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। आपके जो पहला पॉइंट दे रखा है वो है भारत सरकार और एशिया विकास बैंक के बीच 50 करोड़ डॉलर का जो ऋण समझौता हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है आपके वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र का आयोजन जो थाईलैंड में हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने का उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि विश्व के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 100 गोल किए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें केंद्र सरकार इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? तो राइट आंसर है 15 से 20% तक की हिस्सेदारी वो बेचेगी। तो राइट आंसर पहला है आपके। विद्यार्थियों, वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने इसके लिए मर्चेंट बैंकरों से प्रस्ताव के लिए आवेदन आमंत्रित करने की निविदाएं जारी कर दी हैं और इसके लिए 10 सितंबर तक बोलियां आमंत्रित की जाएगी। यानी कि लास्ट जो तारीख है बोली लगाने की वो 10 सितंबर तक की है। और तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने दिल्ली मेरठ के बीच क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली के वित्त पोषण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितने करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है 50 करोड़ डॉलर। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके जो लिखा हुआ है दिल्ली मेरठ के बीच क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली, त्वरित से मतलब है तेज गति से जो है परिवहन व्यवस्था हो सके उसके लिए। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ी और अतिरिक्त जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन बताया कि एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने जो है 50 करोड़ डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कर्ज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपर्क और आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए है। यानी कि जो है ऋण समझौता हुआ है वो दिल्ली और उसका जो दिल्ली मेरठ के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर तेज गति से जो परिवहन आवागमन सुविधा हो सके उसके लिए है। और इसके तहत दिल्ली मेरठ के बीच 82 किलोमीटर की तीव्र गति का आधुनिक क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली गलियारा बनाया जाएगा। यानी कि दिल्ली मेरठ के बीच जो 82 किलोमीटर की दूरी है तो वहाँ तेज गति का जो आधुनिक क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली विकसित की जाएगी, यानी गलियारा बनाया जाएगा। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसमें कि ऋण की ये पहली किस्त दिल्ली से उसके पड़ोसी राज्यों के बीच बनने वाले 3 प्राथमिक रेल गलियारों में से पहले गलियारे के लिए उपलब्ध कराई गई है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच जो 3 रेल गलियारे बनने हैं उनमें से पहला गलियारा जो बनने जा रहा है वो दिल्ली मेरठ के बीच का है। और तो इसके लिए 50 करोड़ डॉलर का जो समझौता हुआ, ऋण समझौता। एक और बात यहाँ पर कि ये जो दिल्ली मेरठ के बीच जो है त्वरित जो है परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए गलियारा जो बनाया जा रहा है तो ये 2021 तक पूरा होगा। और एक और बात यहाँ पर यह है कि इस परियोजना से दिल्ली एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के दूसरे शहरों की भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित होने और बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध हो सकेगी वहाँ पर भी। यानी कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है उसमें जो शहर आते हैं वहाँ पर भी आर्थिक गतिविधियां तेज हो सकेगी और वो शहर भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभर सकेंगे। और
एक यहाँ पर जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गलियारे को तीव्र गति परिवहन के मुताबिक 180 किलोमीटर, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार क्षमता वाला बनाया जाएगा। ये जो गलियारा जो बनाया जा रहा है दिल्ली मेरठ के बीच, तो तीव्र गति परिवहन के मुताबिक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार क्षमता वाला ये गलियारा बनाया जाएगा, जिसमें 5 से 10 मिनट में रेल उपलब्ध होगी। यानी कि यहाँ रेल सुविधा उपलब्ध रहेगी, हर 5-10 मिनट में रेल यहाँ पर जो है रेल सुविधा रहेगी। और इससे यात्रा का समय मौजूदा 3-4 घंटे से कम होकर 1 घंटा ही रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा। जो 3 जो है मैंने बातें बताई है इस क्वेश्चन में, एक तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच 3 जो है प्राथमिक रेल गलियारे बनाए जाने हैं, जिनमें से पहला ये गलियारा बनना है वो दिल्ली मेरठ के बीच का है। और ये दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको याद रखना है कि 2021 तक ये दिल्ली मेरठ का रेल गलियारा पूरा हो जाएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वो ये कि यहाँ पर ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार क्षमता वाला ये जो गलियारा बनाया जाएगा। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 3 देशों ने मिलकर 5G प्रौद्योगिकी पर कार्य शुरू किया है। तो राइट आंसर है भारत, इजराइल और यूएसए। इन 3 देशों ने मिलकर 5G प्रौद्योगिकी पर कार्य शुरू किया है। विद्यार्थियों, भारत, इजराइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों और अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत, इजराइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों और अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर एक और बात, तीनों देशों ने एक पारदर्शी, खुले, विश्वसनीय और सुरक्षित 5G संचार नेटवर्क पर अब जो है काम शुरू कर दिया है। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि तीनों देश विज्ञान, शोध, विकास और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी में भी मिलकर कार्य कर रहे हैं। यानी कि 5G प्रौद्योगिकी पर तो कार्य शुरू किया है ही, इन तीनों देशों ने विज्ञान, शोध और विकास और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर कार्य भी शुरू कर दिया है। तो तीनों देशों ने जो है मिलकर ये कार्य शुरू किया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें किस देश ने कोरोना विषाणु संक्रमण के टीके के तीसरे चरण के परीक्षण भारत में करने व भारत की कंपनियों के माध्यम से उसके टीके के उत्पादन में सहायता मांगी है? तो राइट आंसर है रूस। और विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था जो है कल वीडियो में, यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रूस ने अपने यहाँ जो टीका विकसित किया स्पुतनिक 5, तो उसको जो है उसके पहले बैच को आम जनता के लिए लॉन्च भी कर दिया है। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए अलग से और है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस खिलाड़ी ने फेडेक्स कप जीता है? तो राइट आंसर है जस्टिन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने फिक्सिंग मामले में कोच पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर है अफगानिस्तान। विद्यार्थियों, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घरेलू स्तर के कोच जिसका नाम है नूर मोहम्मद ललाई, उन पर जो है मैच फिक्सिंग के आरोपों की वजह से सभी तरह की क्रिकेट गतिविधियों में भाग लेने पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। नूर मोहम्मद ललाई को स्पॉट फिक्सिंग के लिए राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी से संपर्क करने का दोषी पाया गया था। यानी कि नेशनल जो टीम का खिलाड़ी है उससे जो स्पॉट फिक्सिंग के बारे में जो है बात करने का
यानी कि दोषी पाया गया था, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र का आयोजन किस देश ने किया है? तो राइट आंसर है थाईलैंड। विद्यार्थियों, यहाँ क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी और दे देता हूँ। इस बारे में जो पहली बार यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि पहली बार 2 दिन का ये आयोजन कोविड-19 के मद्देनज़र वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है। और क्योंकि आप जानते हो आजकल जितने भी जो सम्मेलन हो रहे हैं वो वर्चुअल माध्यम से ही हो रहे हैं। और 73वें सत्र का आयोजन थाईलैंड सरकार बैंकॉक में कर रही है। आप जानते हो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। तो यहाँ पर 73वें सत्र का ये आयोजन हुआ है। और इससे पहले 72वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 72वें सत्र के अध्यक्ष होने के नाते पहले जो है इस सत्र को संबोधित किया, मतलब 73वें सत्र को संबोधित किया। और उसके बाद 73वें सत्र के अध्यक्ष का दायित्व थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो है वहाँ के वो उप प्रधानमंत्री भी हैं, तो थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनुतिन चन्निनराकोल, नाम रिपीट कर रहा हूँ, अनुतिन चन्निनराकोल, उनको जो है ये दायित्व सौंपा है। तो आपको इसमें अलग अलग क्वेश्चन ध्यान रखना है। पहला तो यही क्वेश्चन है कि इसका आयोजन किस देश ने किया है, जो आपके आंसर के ग्रुप में है थाईलैंड, यानी कि बैंकॉक में हुआ है। और दूसरा जो आपको ये याद रखना है कि ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का कौन सा सत्र है, तो 73वां सत्र है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का ये 73वां सत्र है, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 72वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली, ये भी याद रखना है। और आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं, तो राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये उपलब्धि पुर्तगाल की नेशंस लीग में स्वीडन पर 2-1 से जीत के दौरान हासिल की है। और एक और बात यहाँ पर विशेष कि ये 2-1 से जो जीत दर्ज की है स्वीडन पर, तो दोनों ही गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए, परंतु पहला गोल करने के साथ ही उन्होंने 100 गोल पूरे कर लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में। और एक और बात यहाँ पर कि उन्होंने अपने 165वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। और इनसे पहले ईरान के अली देई, नाम रिपीट कर रहा हूँ, अली देई ने जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में जो है गोल का शतक, यानी कि 100 गोल का शतक पूरा किया था। और अली देई के 149 मैचों में 109 गोल करने का रिकॉर्ड है, यानी कि उन्होंने 109 गोल 149 मैचों में 109 गोल जो है बनाए हैं अली देई ने। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी उनके नाम है, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी भी जो है वो 9 गोल की और आवश्यकता है, यानी कि 9 गोल पीछे हैं। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन जो मैंने बोला है आपके कि 100 गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर बन गए, तो पहले जो फुटबॉलर अली देई और दूसरा ये बन गए। एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि अली देई जो ईरान के खिलाड़ी, ये जो है 1973 से 2006 तक जो है ईरान की तरफ से खेले थे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जा चुके हैं, यहाँ पर भी ये बात भी है। एक और बात,
भारत की अगर बात करें तो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री इस सूची से मतलब है गोल जो है जो खिलाड़ी ने किए हैं उनकी सूची में, खिलाड़ी के द्वारा जो सबसे ज़्यादा गोल किए गए हैं उनकी सूची में सुनील छेत्री का नंबर आता है 10वां, यानी कि वो 10वें नंबर पर है। और उन्होंने 105 मैच में 72 गोल किए हैं। सुनील छेत्री ने 115 मैच में 72 गोल किए हैं, जबकि अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 70 गोल किए हैं। यानी कि सुनील छेत्री लियोनेल मेसी से आगे हैं गोल करने की सूची में। तो यहाँ पर अतिरिक्त जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसमें एक क्वेश्चन तो यही याद रखना सुनील छेत्री का कि सुनील छेत्री जो है गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 10वें नंबर पर है और वो लियोनेल मेसी से आगे हैं इस मामले में। दूसरा ही आपको याद रखना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 बार वर्ष के जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जा चुके हैं, ये भी एक विशेष बात है। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया अली दई, जिनका रिकॉर्ड है जो है 149 मैचों में 109 गोल करने का, वो भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो 100 गोल जो पूरे किए हैं वो अपने 165वें मैच में पूरे किए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ये जो आपको 100 गोल का जो रिकॉर्ड जो इनका बना है तो वो स्वीडन के खिलाफ खेलते हुए बनाएगा इन्होंने रिकॉर्ड। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठा समुदाय को नौकरियों व शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए कब अधिनियम बनाया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है? तो राइट आंसर है 2018 में। विद्यार्थियों, देवेंद्र फडणवीस जब जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 2018 में जो है ये कानून बनाकर मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया था। पर मुंबई हाईकोर्ट ने 2019 में इस आरक्षण को तो जो है उन्होंने वैध बताया, यानी कि मुंबई हाईकोर्ट ने, क्योंकि ये मामला जब मुंबई हाईकोर्ट में गया तो मैंने कहा आपको कि 2018 में फडणवीस सरकार ने जो है कानून बनाकर मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया। तो इसके खिलाफ जब जो है मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई तो मुंबई हाईकोर्ट ने जो है इसको यानी आरक्षण जो है को सही माना, परंतु जो है कोटा जो है उन्होंने ज़्यादा बताया कि 16% ज़्यादा है, इसलिए जो है मुंबई हाईकोर्ट ने ये कोटा घटाकर नौकरियों में तो 12% और शिक्षण संस्थानों में 13% कर दिया था। और परंतु अब जो है सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि ये मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में गया है, तो अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं, पहले दिशा निर्देश जो है वो जारी कर रखे हैं कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। तो अब क्योंकि ये जो 16% आरक्षण का जो कानून बनाया गया था, जिसको मैंने अभी आपको कहा कि हाईकोर्ट ने घटा दिया उसमें, पर फिर भी जो है ये 50% से ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है। और अब इस मामले में आगे सुनवाई होगी तो उस दौरान मैं आपको बता दूंगा कि क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, इस जो है कानून को रद्द किया जाता है या जो है और कोई जो है निर्देश आते हैं, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय को सभी उच्च न्यायालयों से मिली जानकारी के अनुसार कितने वर्तमान सांसदों व विधायकों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं? विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर है 2556, यानी कि वर्तमान में जो सांसद हैं और जो विधायक हैं उनमें से 2556 सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि चुनाव में जो है आपको पता होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी कहा था कि जो है विधायिका में जो है ऐसे आपराधिक लोगों को रोकने के लिए यह कार्य किया जाए, और निर्वाचन आयोग को भी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि ऐसे लोगों को रोकने के उपाय किए जाएं। तो अब क्योंकि उच्च न्यायालय ने सूची मंगवाई है इनकी कि कितने ऐसे जो है सांसद विधायक हैं
जिनकी जो है जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, तो वो है संख्या आप याद रखिएगा। वर्तमान में जो सांसद हैं, विधायक हैं, तो उनकी संख्या है 2556, जो कि आपराधिक मुकदमे जिन पर चल रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर सांसद सबसे मतलब आप जानते हो, लोक संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य वो सांसद, राज्यसभा सदस्य वो भी सांसद, और विधायकों आप जानते हो विधानसभा सदस्य, विधायक। तो इस क्वेश्चन की एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मैंने आपको कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालय से इस बारे में जानकारी मांगी है, तो उस जानकारी में बताया गया है उच्च न्यायालयों के द्वारा कि देश में नेताओं के खिलाफ 4442 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। यानी कि वर्तमान सांसदों और विधायकों और पूर्व विधायकों और सांसदों और अन्य नेताओं को अगर शामिल कर लें तो ये संख्या होती है 4442। तो इस यह संख्या को भी आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि देश में कितने नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, तो राइट आंसर होगा 4442। और अगर वर्तमान सांसदों विधायकों की बात पूछी जाए क्वेश्चन में, तो आपका आंसर होगा 2556। यानी कि 4442 जो आपराधिक मामले हैं नेताओं पर, उनमें से वर्तमान सांसद और विधायक 2556 हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। तो दोनों ही बातों को आप ध्यान रखना, विद्यार्थियों को कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि देश के नेताओं के खिलाफ कितने मुकदमे चल रहे हैं। तो 4442 में रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए। और इनमें से यानी 4442 में से 2556 ऐसे मामलों में वर्तमान सांसदों विधायकों के खिलाफ केस चल रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।